हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी लॉन्ग सीरीज की फुल वीडियो में एक नई कहानी शामिल होने वाली है और कई सारी स्टोरीज जानने के बाद मुझे ये कहानी काफी पसंद आई है, जिसकी शुरुआत ही काफी विचित्र ढंग से होती है जो आपको आगे कहानी में बांधे रखती है। और बात करिए इस सीरीज की, तो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को पार करते हुए कैसे उभर के आता है, ये हमें बताती है। और साथ ही जीवन में चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए बिना कोई स्टोरी लाइन को और ज्यादा रिवील करते हुए आगे कहानी में क्या होता है देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है। इनकी हालत काफी खस्ता होती है और ये एक पुल से गुजर रहे होते हैं जहाँ इन्हें एक आदमी बैठा दिखता है, लेकिन अचानक से उस आदमी पे कई सारे मार्क्समैन हमला कर देते हैं। ये बंदा कमाल का तलवारबाज होता है जो कि 1 सेकंड के अंदर उन सारी वॉरियर्स को वहीं मार डालता है। अब हमें पता चलता है कि वो सारे मार्क्समैन वाले वॉरियर्स जुआन मिंग सेक्ट के होते हैं, जो कि उसी लूजी को ही मारने आए होते हैं। यहाँ उस सेक्ट का एक खास बंदा होता है जो कि एक अजीब वेशभूषा में होता है। सभी लोग वहाँ पे उसे ब्लैक ग्रिम रीपर कहते हैं। अब ग्रिम रीपर का मतलब आप चाइनीज यमराज से समझ सकते हो, जिसके आते ही किसी न किसी की मौत जरूर होती है। ये हमेशा जोड़े में आते हैं, जिसे देख के लूसी उससे पूछता है कि अगर तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुम्हारी एक और साथी वो व्हाइट ग्रिम रैपर कहाँ है। अब इतने में ही हम उस व्हाइट ग्रिम रैपर को देखते हैं जो उस लूसी के पीछे ही खड़ी होती है और उसे मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे ही थी, तुम तो इतने लेजी हो कि तुमने पलट के मुझे नहीं देखा। अब ये दोनों उसे मारने के लिए ही वहाँ पे आए होते हैं। साथ ही ये उसके मास्टर की भी तलाश करने लगते हैं जिसने उसे तलवारबाजी सिखाई थी। आगे वो ग्रिम रीपर यानी मृत्यु के दूत यही सोचते हैं कि इसका मास्टर भी इसी इलाके में कहीं होगा, तो हमें उसे सर्च करना चाहिए। आगे हमें उसी छोटे लड़के और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि काफी डरते हुए उस लाश के पास आते हैं। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ का वेटर इनकी हालत देख करके इनके साथ बदतमीजी कहता है और इन्हें भिखारी कहते हुए वहाँ से भगा देता है। लेकिन ये दोनों काफी भूखे होते हैं और उस वेटर से नूडल्स मांगते हैं, ये कहते हुए कि उसके पास पैसे हैं और वो कोई भिखारी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि दादाजी के पास उस नूडल्स के पूरे पैसे नहीं होते हैं, उसमें एक सिक्का कम होता है, जिसके कारण वो वेटर उससे फिर से खरी खोटी सुनाने लगता है। लेकिन वहीं बैठा आदमी जो ये सारी हरकत वहाँ पे देख रहा होता है, वो जैसे ही उस दादाजी के उस बटुए को देखता है, वो यहाँ उनके लिए बचे हुए पैसे देने को तैयार हो जाता है। आगे वो आदमी दादाजी को अपना पर्स दिखाने को कहता है। अब जैसे ही वो आदमी उस बटुए के पैटर्न को देखता है, उसके पास ही उसकी बेटी इस बटुए को पहचान लेती है, क्योंकि ये बटुआ उसके अंकल लूजी का होता है। जिसपे वो लड़की जिसका नाम जोआना होता है, वो उन्हें चोर कह के पुकारने लगती है कि आखिर तुम्हारे पास हमारे अंकल लूजी का बटुआ कैसे आया। अब आगे वो आदमी अपनी बेटी को शांत रहने को कहता है और दादाजी से यहाँ साफ साफ पूछता है कि ये वॉलेट तुम्हारे पास कैसे आया, कि सेम उसी पैटर्न का ही वॉलेट उसके पास भी होता है। जिस पे दादाजी काफी डरने लगते हैं, तो आदमी उनसे कहता है कि डरो मत, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इस बटुए का मालिक कहाँ है। इस पे दादाजी उन्हें संकोच के साथ बस यही बताते हैं कि ये वॉलेट उन्हें उस पुल के पास से मिला है। कि तभी हम जोआना को देखते हैं कि इन दोनों को चोर कहते हुए इन पे इल्जाम लगाती है कि इन्होंने उसके अंकल लूजी का बटुआ चुराया है। अब हमारी सीरीज का जो मेन लीड वो जो छोटा बच्चा है जिसका नाम जिन्यून होता है, वो उसे काफी अच्छा जवाब देता है, ये कहते हुए कि हम चोर नहीं हैं, बस हमने इसे रास्ते से उठाया था। और चोर वो होते हैं जो लालच में आकर के चोरी करते हैं। हम भीख मांग के अपना गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी चोरी नहीं कर सकते। अब इन दोनों बच्चों की ही इसी बात पे आपस में बहस छिड़ जाती है, जिस पे दादाजी उन्हें यहाँ रोकते हैं और आगे जोआना के फादर के ये पूछने पे कि तुम लोग यहाँ के लोकल्स नहीं मालूम पड़ते हो तो कहाँ से आए हो, जिस पे दादाजी उन्हें बताते हैं कि वो मैदानी इलाके से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उस इलाके में वहाँ पे रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि चारों तरफ वहाँ पे युद्ध का माहौल छिड़ चुका था और अपनी जान बचाने के लिए वो भागकर इस इलाके में आए हैं। आगे वो आदमी उस वॉलेट में से सारे पैसे निकाल करके दादाजी को दे देता है और उस वॉलेट को अपने साथ ले जाता है, ये कहते हुए कि ये हमारी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि ये वॉलेट जिसका है वो मेरा खास आदमी है और मेरी फैमिली के जैसा है। अब आगे उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद दादाजी जिन्यून को उस वॉलेट के पैटर्न के बारे में बताने लगते हैं कि उन्होंने इस पैटर्न के बारे में काफी सुन रखा था और वो आदमी जिसने हमारे लिए यहाँ पैसे चुकाए हैं, अगर इसका संबंध उस पुल पे मरे हुए आदमी से है तो जुआन मिंग सेक्ट वाले इसी आदमी को ही ढूंढ रहे हैं। जिस पे जिन्यून के ये पूछने पर कि आखिर उस जुआन मिंग सेक्ट वाले इस आदमी को क्यों ढूंढ रहे हैं, तो दादाजी उसे बताते हैं कि अगर ये आदमी वही मास्टर लू जियाओ निकला तो वो सेक्ट वाले बस एक ही उद्देश्य के लिए इस मास्टर को ढूंढ रहे हैं,
क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में वो ड्रैगन तलवार चाहिए। अब इससे पहले कि ड्रैगन शॉट के बारे में जिन्यून को दादाजी कुछ बता पाते, उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है। बाहर जुआन मिंग सेक्ट के ही वो मार्क्समैन वॉरियर आ चुके थे, जिनके दिखते ही पूरे मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हम दादाजी और जिन्यून को उसी मास्टर लू जियाओ के पास जाता देखते हैं, जो उन्हें उस पुल के पास आज सुबह क्या हुआ था इस पूरी घटना के बारे में बता देते हैं कि कैसे उन्हें वो वॉलेट वहाँ पे मिला और जो बंदा मारा गया वो उन्हीं का एक खास बंदा लूजी था, जिसे उस व्हाइट ग्रीम रीपर ने मारा। आगे दादाजी उसे ये भी बताते हैं कि ये सारा इंसिडेंट उस जुआंग मिंग सेक्ट ने किया और उन्होंने उस लूजी की लाश को उस स्टोन ब्रिज के नीचे दफन कर दिया है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ जुआन मिंग सेक्ट वाले पहुंच जाते हैं और यहाँ उनके साथ उनके लीडर भी वो व्हाइट ग्रीम रीपर भी आई थी, जो एक ताबूत में आती है। वो उस ताबूत से निकलती ही उन सभी पे एक खास किस्म के एरो से अटैक करती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक से मास्टर और जुआना तो बच जाते हैं, लेकिन यहाँ जिन्यून को बचाने के लिए दादाजी उसे कवर करते हैं और उन एरोज से उनकी मौत हो जाती है। अब दादाजी के आखिरी शब्द यहाँ जिन्यून के लिए बस यही होता है कि तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा। आगे हम उस व्हाइट रिपर को देखते हैं, जो कि उसी मास्टर शॉर्टमैन को ढूंढने यहाँ पे आई थी और ये मास्टर और कोई नहीं बल्कि जुआना का ही फादर वही ली जुआओ होता है। आगे वो व्हाइट रिपर उसे बताती है कि हमने ही उस लूजी को मारा और हम तुम्हें भी मार सकते हैं अगर तुम्हारे हाथ में वो जो खजाना है, अगर तुम इसे हमें हैंडओवर नहीं करते हो तो। अब ये लोग जिस ड्रैगन तलवार की यहाँ खोज करते हुए आए थे, ये उसी मास्टर लू के पास ही होता है। ये हम देखते हैं कि मास्टर लू, जो कि एक महान तलवारबाज होते हैं, वो उन्हीं गिरे हुए एरो से इस व्हाइट रिपर पे अटैक करते हैं। लेकिन इस अटैक से वो व्हाइट रिपर तो आसानी से बच जाती है, लेकिन उसके सभी वो ब्लैक वॉरियर्स मारे जाते हैं। अब आगे हमें यहाँ इनके बीच की फाइट को दिखाया जाता है, जिसपे मास्टर लू उस व्हाइट रिपर से कहते हैं कि तुम काफी वीक हो और मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, तो तुम्हारा एक और साथी क्यों छिपके बैठा है। जिसपे व्हाइट रिपर उससे कहती है कि मेरा जो ब्रदर ब्लैक रिपर है, अगर हम दोनों मिलकर भी तुमसे फाइट करें तो तुम जैसे मास्टर से मुकाबला नहीं कर सकते, और वैसे भी मेरे भाई को एक और अहम मिशन को पूरा करना है। जैसे ही मास्टर लू उसकी बात को समझ पाता, वो पीछे देखता है तो उसकी बेटी उसी ब्लैक रिपर के कब्जे में होती है। अब आगे ब्लैक रिपर उसे बताता है कि तुमने मेरी बहन को हर्ट किया तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी चाहिए, इसीलिए उसने फाइट के दौरान उसके हाथ में एक ऐसा पॉइजन इंजेक्ट किया है इसके कारण वो जितनी ज्यादा अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करेगा वो और भी ज्यादा वीक होता ही जाएगा, और अब उसके पास जीवित रहने के लिए मात्र 1 घंटे हैं। क्यों ना अपनी बेटी को जान बचाने के लिए वो यहाँ पे एक डील कर ले उनके साथ। आगे ब्लैक रिपर उससे कहता है कि वो उसकी बेटी की जान बख्श देंगे अगर वो ड्रैगन तलवार उसके हवाले कर दे तो, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक रिपर जो है किसी यूजलेस पर्सन को नहीं मारते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब ये लड़की बड़ी हो जाए तो तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए हमारे सामने खड़ी हो जाए। अब जिन्यून यहाँ जुआना को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। इतने में उस ब्लैक रिपर का यहाँ ध्यान बढ़ता है और आगे हम उस मास्टर लू को देखते हैं कि अपनी बेटी को उसके कब्जे से छुड़ाते हैं और यहाँ उनकी फाइट शुरू हो जाती है। अब जितना ज्यादा मास्टर लू अपनी एनर्जी यूज करते हैं, उनके अंदर का जहर उतना ही ज्यादा फैलता जा रहा था। अब जैसे ही जहर अपना काम करना शुरू कर देती है, इतने में हम उस ब्लैक रिपर को देखते हैं जिसके हत्थे वो ड्रैगन शॉट लग जाती है। अब जैसे ही ब्लैक रिपर मास्टर लू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ उन्हें बचाने के लिए एक और बंदा अपीयर होता है, जिसे देखते ही ये दोनों व्हाइट और ब्लैक रिपर यहाँ हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग उस मास्टर यांग का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये दोनों जैसे ही मास्टर यांग को वहाँ पे देखते हैं, जो कि इन्हीं के अंकल होते हैं, वहाँ से ये दोनों ग्रिम रिपर भाग जाते हैं, ये कहते हुए कि हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते और हमारी भागने में ही भलाई है। आगे मास्टर लू यांग को यहाँ बताते हैं कि ये जो तुम्हारे हाथों में चीज है, ये काफी पवित्र तलवार है और ये पवित्र ड्रैगन शॉट कभी भी उनके हाथ में नहीं लगना चाहिए। आगे वो उसके कान में कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसे हमें अभी फिलहाल नहीं बताया जाता, और अब आगे अपने अंतिम समय में वो मास्टर यांग से ये वादा लेते हैं कि तुम इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जिन्यून भी अब अकेला हो चुका है, तो तुम्हें इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखना होगा। अब मास्टर लू के उन दोनों बच्चों को ये कहते ही कि अब से अंकल यांग ही तुम्हारे मास्टर होंगे, उनकी वहीं डेथ हो जाती है। अब आगे सीन चेंज होता है और हमें मास्टर यांग को दिखाया जाता है, जो उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने मार्शल प्रैक्टिस हाउस में ले आए थे। यहाँ मास्टर यांग उन दोनों बच्चों को अपने 2 सीक्रेट मार्शल कलेक्शन के बारे में बताते हैं। इसमें दोनों को एक बुक दिया जाता है और यहाँ जुआना के हाथ लगती है शॉर्ट मैनुअल, और वहीं जो जिन्यून होता है उसके हाथ लगती है कुक बुक। इस पे जिन्यून काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो मास्टर से कहने लगता है कि वो भी शॉर्ट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहता है, ना कि वो उस बेकार से इस मेडिसिन की पढ़ाई करने चाहता है जिसमें कई सारे रेसिपीज लिखे हुए हैं। जिस पे मास्टर उसे बताते हैं कि जो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस होती है वो लोगों को इंजर्ड और मारने के लिए की जाती है,
लेकिन जो मेडिसिन की स्टडी होती है वो लोगों की जान बचाने के लिए की जाती है। और मैंने एक बार तुम दोनों के लिए डिसाइड कर लिया है कि कौन क्या सीखेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मास्टर के इस फैसले की रिस्पेक्ट करो और अल्केमी यानी मेडिसिन की पढ़ाई करो, जिसमें अलग अलग पोशन और काढ़े बनाए जाते हैं, ताकि तुम अपने जीवन में आगे जाकर कॉमन लोगों के काम आ सको। आगे वो जिन्यून से ये कहते हैं कि मैं तुम्हें वो हार्मफुल स्किल्स कभी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि तुम बदले की आड़ में उनका यूज करते हुए किसी को मारते हो, तो इससे मेरी ही रिपुटेशन खराब होगी। इसलिए मैं फ्यूचर में ये सोच के नहीं पछताना चाहता कि मैंने उस समय तुम्हें वो हार्मफुल स्किल्स क्यों सिखाए। मैं आज ही तुम्हें अपनी तलवार से खत्म कर देता हूँ। अब अचानक से जिन्यून के यहाँ पे आंखें खुलती है और उसे समझ में आता है कि वो अब तक एक सपना देख रहा था। अब हम यहाँ जिन्यून को दिखाया जाता है, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और 8 साल का टाइम बीत चुका है। जिन्यून यहाँ पे काफी परेशान है, क्योंकि 8 साल से लगातार उसे यही सपने बार बार आ रहे हैं। जब भी जिन्यून मास्टर यांग से मार्शल आर्ट्स सिखाने को कहता है, मास्टर उसे झिंझोड़ देते हैं और उसे फोर्सफुली मेडिसिन की पढ़ाई करते हुए काढ़े और पोशन बनाने के लिए कहते हैं। जिन्यून यहाँ इस बात से काफी ज्यादा नाराजगी जताता है कि जो मास्टर है वो हमेशा जुआना को ही प्राइवेटली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं और उसे हर्ब्स और जड़ी बूटियों को चुनने के लिए माउंटेन में भेज देते हैं। और आज भी जिन्यून उस पहाड़ी के ऊपर उन जड़ी बूटियों को चुनने के लिए आया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्यून अपने अंदर ये जो सारी भड़ास निकाल रहा होता है, मास्टर चुपके से इसे सुन रहे होते हैं। वहीं मास्टर एक ब्लैक मार्क्स वाले आदमी को ये बताते हैं कि इसका नाम जिन्यून है और आगे तुम्हें ये क्या करना है ये पता होगा। आगे मास्टर के ये कहने पे कि तुम्हें जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा, जिसपे वो मार्क्समैन मास्टर से कहता है कि मुझे आगे क्या करना है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर की दया कभी भी जाग सकती है, इसलिए मुझे ये काम पहले खत्म करना होगा। और अब आगे सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक पैलेस को, जहाँ पे एक महारानी अपने किसी सर्वेंट को ये आदेश देती है कि तुम मुझे बचपन से ही सर्व करते आ रही हो, अब तुम्हें रिवॉर्ड देने का वक्त आ गया है। यहाँ पे महारानी अपने उस दासी को एक जगह भेज रही होती हैं किसी खास ट्रेनिंग के लिए। अब जिस पे वो दासी, जिसका नाम शुई रहता है, वो इस आज्ञा को मान लेती हैं। ये महारानी उसे बताती हैं कि तुम्हें ट्रेनिंग के लिए किसी किंची नामक माउंटेन पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे 1000 साल पुराना फायर ऋषि फिर से अपेयर हुआ है। ये एक खास तरह की औषधि है जो कि 1000 साल में सिर्फ एक ही बार उगती है। तुम्हें मेरे लिए उस पर्वत से उस फायर ऋषि को लाना होगा। आगे महारानी उससे कहती है कि ये उस दासी का तो काम नहीं है, लेकिन उसके सबसे खास जो 9 शिंजी है, इसके जो उसके 9 वॉरियर्स है, वो किसी और मिशन पे महारानी द्वारा भेजे गए हैं। इसीलिए उस फायर ऋषि को लाने के लिए महारानी ने अपने सबसे पावरफुल और स्मार्टेस्ट दासी को इस काम के लिए चूज किया है। और लास्टली महारानी उसे इस काम के बदले में ढेर सारा रिवॉर्ड देने का भी वादा करती है। अब आगे ये सीन यही कट होता है और अब हम देखते हैं कि जो जिन्यून होता है वो चुपके से अपने मास्टर की नजरों से बचते हुए मार्शल हाउस पहुंचता है, जहाँ पे जुआना उसका इंतजार कर रही होती है। और अब हम जुआना और यहाँ जिन्यून के बीच उसी तरह के रिलेशनशिप को देखते हैं जो कि ये लोग बचपन में शेयर किया करते थे। ये एक दूसरे को हमेशा चिढ़ाते ही रहते हैं और इनमें हमेशा नोक झोंक होती ही रहती है। यहाँ जुआना उसे धमका रही होती है कि मास्टर ने तुम्हें औषधि को लाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम बिना औषधि लिए ही यहाँ पे वापस आ गए, तो मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में जाके मास्टर को बता दूंगी। यहाँ जिन्यून उसकी कई तारीफें करने लगता है और इवन उसे भीख मांगते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे बख्श दो और मास्टर से मेरी शिकायत मत करना। आगे जिन्यून जुआना से कहने लगता है कि तुम मास्टर से मेरी सिफारिश करो कि वो भी मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे। जिस पे जुआना मास्टर के बारे में जिन्यून से एक बात शेयर करती है कि जब से मास्टर माउंटेन से नीचे आए हैं, वो तब से चुप-चुप और अलग थलग रहते हैं, और मास्टर को इस तरह से चुपचाप और जुआना को इस तरह से इग्नोर करते हुए उसने कभी नहीं देखा है। और वो सिर्फ मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, ना तो खाते हैं, ना पीते हैं, ना ही बात करते हैं। और उनकी इस हालत ने मुझे काफी डरा दिया है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अब यहाँ जिन्यून इतने सीरियसली टॉपिक में भी हंसी मजाक करता ही रहता है। वो जुआना से कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर के इस बिहेवियर का मुझे पता है कि हो सकता है सडनली उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और तुम्हें सिखाने के बजाय अब वो मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने वाले हैं। जिस पे जुआना इसके बात को तो सीरियसली नहीं लेती, तो जिन्यून उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मास्टर के बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है और वो शुरू से ही ऐसा ही बिहेव करते हैं। ये तो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि 8 साल हो गए हैं और जब से मैं इस मार्शल हाउस में आया हूँ उन्होंने कभी भी मुझे एक भी स्किल नहीं सिखाया है। वो मुझे फोर्सफुली मेडिकल बुक्स को याद करने के लिए कहते हैं और इस तरह से याद करते करते मैंने 1000 से भी ज्यादा बुक्स को याद कर लिया है, जिनमें लाखों तरह के रेसिपीज और काढ़े बनाने की तरकीबें बताई गई हैं।
मैं हर दिन बस उन्हें याद करता रहता हूँ और जो मेरा बचा कुछ टाइम रहता है उसमें मास्टर मुझे माउंटेन भेज देते हैं ताकि मैं हर्ब्स को कलेक्ट कर सकूं। क्योंकि मुझे अब इसकी वजह पता चल गई है कि मास्टर चाहते हैं कि अगर वो एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं तो वो डॉक्टर का खर्च उठाना नहीं चाहते, इसीलिए वो अपने पास ही एक ऐसे डॉक्टर को पाल रहे हैं जो उनका फ्री में इलाज कर दे, ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट में जो उनके पैसे खर्च होंगे वो सारे के सारे बच जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर जिन्यून की सारी बातें सुन लेते हैं। आगे हम मास्टर को देखते हैं जो कि गुस्से में वाकई में खतरनाक दिख रहे होते हैं और उन दोनों को अभी के अभी बाहर निकलने को कहते हैं। आगे मास्टर जोआना से पूछते हैं कि तुम कितने सालों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही हो। इस पे जोआना उसे जवाब देती है कि वो 8 सालों से प्रैक्टिस कर रही है इस मार्शल आर्ट्स स्किल की। तो वहीं जो जिन्यून होता है वो फुसफुसाते हुए कहता है कि 8 साल से तो सिर्फ इसे ही सिखाया जा रहा है और आपने मुझे एक भी स्किल नहीं सिखाया है। अब यहाँ मास्टर उसकी फुसफुसाहट को फिर से सुन लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने क्या कहा, फिर से जरा कहने की हिम्मत करना। जिस पे जिन्यून अपने 8 साल के भड़ास को पूरी तरह से निकाल देता है और यहाँ पे मास्टर से चिल्लाते हुए कहता है कि 8 साल बीत चुके हैं और आपने मुझे एक सिंपल स्किल भी नहीं सिखाया है। और मैं ये अब कहने से नहीं डरूंगा कि 8 सालों से मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि एक न एक दिन आप मुझे सिखाएंगे, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं सिखाया तो मैं आपको अपना मास्टर कैसे कंसीडर कर सकता हूँ। मुझे मार्शल आर्ट्स को सीखने की तीव्र इच्छा थी क्योंकि मैं एक दिन अपने फैमिली की मौत का बदला, साथ ही जोआना के फादर जो कि ली जिहाओ होते हैं, इनकी भी मौत का बदला उस जुआन मिंग सेक्ट के ग्रिम रीपर से लेना चाहता हूँ। जिस पे मास्टर उसे जवाब देते हैं कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को बदला लेने के लिए नहीं सीखा जाता है। जिस पे जिन्यून उन्हें जवाब देता है कि मैं इस बात को बार बार सुन के थक गया हूँ। अब जोआना से पूछिए क्या वो इस स्किल को इसलिए नहीं सीख रही है कि वो भी अपने फादर की मौत का बदला ले, क्योंकि जोआना की तरह मुझे भी अपने ग्रैंडफादर की मौत का बदला लेना है, तो आप मुझे बदला लेने से क्यों रोक रहे हैं। अब जिन्यून अपने गुस्से के भड़ास में यहाँ तक कह देता है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोग जब दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मुझे उस जगह भी जाने की इजाजत नहीं होती। मीन्स कि आप मुझे इतना कमतर समझते हैं कि मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को दूर से भी नहीं देख सकता था। जिसमें मास्टर जिन्यून से कहते हैं तो तुम हम दोनों को प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहते हो तो चलो आ जाओ बाहर, क्योंकि आज वो दिन आ गया है जब मास्टर जोआना की 8 सालों की मेहनत की मार्शल आर्ट्स की स्किल का टेस्ट लेने वाले हैं। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें उसी जुआन मिंग सेक्ट को दिखाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा कल्ट होता है जहाँ पे किसी खास तरह की रिचुअल चल रही होती है। एक बहुत ही ओल्ड वुमेन अपेयर होती है जो अपने आप को मेंगपो बताती है। मेंगपो सभी से कहती है कि हमारी इस सेक्ट के जो राजा मिंग है वो अब घोर तपस्या में जाने वाले हैं, इसीलिए अब से इस सारे सेक्ट की जिम्मेदारी मुझ पे है और तुम्हें अब से मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो करने होंगे। आगे इस सेक्ट के वॉरियर्स के जो लीडर होते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट रीपर होते हैं, उन्हें वो मेंगपो ये आदेश देती है कि किसी यूजियाओ माउंटेन पे 1000 साल पुराना ऋषि फायर अपेयर हुआ है, तुम्हें उस माउंटेन पे जाना है और उस फायर ऋषि की औषधि को लेकर के आना है। अब ये ऑर्डर मिलने के बाद जो यमराजों के देवता होते हैं उन्हें इस बात को भी याद दिलाते हैं कि 8 साल पहले तुमने उस ड्रैगन शॉट को वहां से गायब होते देखा था और अब तक यूजियाओ बाउंड्री के इर्द गिर्द भी हमें वो पवित्र तलवार नहीं देखने को मिली है। तुम्हें उस पवित्र ड्रैगन तलवार को भी ढूंढने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमारे जो राइवल कंपटीटर वेंगुआन सेक्ट है उन्होंने सीक्रेटली अपने 9th वॉरियर को उस ड्रैगन तलवार को ढूंढने के लिए भेज दिया है। अब आप लोगों के कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दूं कि ये जिस सेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं ये महारानी ने ही अपने 9th वॉरियर को भेजा होता है इसी मिशन के लिए। अगर यमराज के लीडर्स उन्हें ये भी बताते हैं कि वो जो 9th वॉरियर्स हैं वो एक एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं जिसमें 8 बंदे हैं और वो सभी इसी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं कि उन्हें उस ड्रैगन शॉट का पता लग जाए। आगे वो ये भी बताते हैं कि हमारे सेक्ट और उस वेंगुआन सेक्ट के बीच 8 सालों से कोई भी युद्ध नहीं हुआ है और वो काफी शांति से रह रहे हैं, लेकिन जब से उस ड्रैगन तलवार के फिर से अपीयर होने की खबर मिली है सारे चौकन्ने हो गए हैं और वो सेक्ट हमारी तरह काफी कैपेबल और पावरफुल है। सो तुम दोनों को उस ड्रैगन तलवार को सेक्ट से पहले ही ढूंढना होगा। अब आगे ये सीन यही कट होता है और हमें मास्टर और जोआना को दिखाया जाता है जो कि अब फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब इसके दिखाते ही एपिसोड का यहीं पे एंड होता है। सो गाइज आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।